कल बेसिकली हमने स्टार्ट की थी फिस्कल पॉलिसी। जी उसके सर। हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे कि ये देखा था कि टूल्स कौन कौन से हैं, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और मनी सप्लाई। उसके बाद अब सोर्सेस ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस। सर पेपर में ज़्यादा टू सेक्टर पूछते हैं ना सर, जी फ्लो नहीं तो थ्री सेक्टर या फोर सेक्टर तो नहीं पूछता। आइए सोर्सेस ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस। पब्लिक सेक्टर को फाइनेंस करने के सोर्सेस क्या क्या हैं? एक इसमें आता है फिस्कल पॉलिसी। हाँ बेसिकली चैप्टर 10 वाला ही है ये भी। इसके अंदर भी क्या क्या सोर्सेस हैं? पब्लिक सेक्टर फाइनेंस। हाँ आप पहले लिखे बाकी हम बताते हैं। बैंक्स, बैंक्स, उसके बाद ये जनरल पब्लिक, इंश्योरेंस। जी बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर सारे इसके अंदर आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट अपने अवाम से भी कर्जा ले लेती है बाय इशूइंग सर्टिफिकेट्स एंड बॉन्ड्स। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, IMF। खाली आईएमएफ क्यों, बाकी कौन? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारे इसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। देन अदर कंट्रीज। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, नोट प्रिंट कर लें। तो ये जो नोट प्रिंट होते हैं इससे हमारी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है? जिस चीज की मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, वो तो मतलब ये बात समझ आई भी है। अब बेसिकली पैसा खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ फैसिलिटेट करता है सेल परचेज की। लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा दे देंगे करेंसी प्रिंट करके, चीजें आगे उतनी पड़ेंगी, क्या होगा? ज्यादा बायर चला जाएगा मार्केट में। जब बायर ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली शेयर महंगी होना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी ज्यादा बायर की वजह से। या तो जितनी अपने मनी सप्लाई बढ़ाई है ना उतनी साथ चीजें भी बढ़ा दें, आउटपुट भी बढ़ा दें, मतलब फिर फर्क नहीं पड़ेगा। नोट प्रिंट करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डिमांड वगैरह। हाँ डिमांड इफेक्ट सप्लाई होता का है। फर्क है। नोट बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो ये है सोर्सेस ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस। देन कम्स नेशनल डेट। टोटल डेट टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तमाम सोर्सेस को मिला के आपकी गवर्नमेंट के पास टोटल जितना डेट होगा, जितना कर्जा गवर्नमेंट ने ले रखा होगा, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट, सॉरी नेशनल डेट। गवर्नमेंट किससे लेती है कर्जा? म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे आते हैं आपके नेशनल डेट में। सो तमाम सोर्सेज से आपकी गवर्नमेंट ने जितना कर्जा ले रखा होगा दैट इज कॉल्ड नेशनल डेट, आपका कौमी कर्जा। देन कम्स पब्लिक डेट। जो आवाम से कर्जा लिया होगा। नहीं, नेशनल डेट प्लस डेट टेकन बाय individuals and firms। ये आपके मुल्क का टोटल कर्जा है जो आपके अवाम के ऊपर है। बेसिकली गवर्नमेंट का कर्जा भी अवाम के ऊपर ही होता है, अवाम ने ही इसको उतारना होता है। तो जो इंडिविजुअल्स ने कर्जा ले रखा है वो भी इसमें ऐड कर लें, और जो फर्म्स ने कर्जा ले रखा है वो भी ऐड कर लें, तब आपका कहलाएगा पब्लिक डेट, वो टोटल डेट जो पब्लिक के जिम्मे है। सर जब फार्म में मतलब लिए करते तो फिर दूसरे लोगों पे तो नहीं है। माय डियर, आपके लिए किसी फर्म का, किसी आपकी दुकान में एंटर होते हैं, आपके लिए उनका गेट कीपर गेट खोलता है, उसके पैसे भी आप ही देंगे सिंपली। क्यों? उन्होंने आपसे कमा के ही देना है।
सो ये पब्लिक में ही है। जो फर्म के ऊपर कर्जा है उतारना वो भी पब्लिक नहीं है। वैसे भी फर्म की ओनरशिप किसके पास है? पब्लिक के पास ही है ना, तो वो भी पब्लिक के ऊपर काउंट होगा। Then comes fiscal budgets. सर हमारी गवर्नमेंट जब इस्लामिक बैंक वगैरह मतलब देते हैं कर्जा, तो फिर क्यों दूसरों से लेती है? इस्लामिक बैंक्स भी एक तरह से कह लें सिर्फ नाम तब्दील है इनका, काम तकरीबन वही है इनका। सूद होता है इसमें? हाँ, मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं। सीनियर टीचर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, उनका यही कहना है कि ये सिर्फ ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, वही चीज है। फिस्कल बजट्स, बजट क्या चीज है? बेसिकली गवर्नमेंट का अंदाजा होता है अगले एक साल के इनकम का और खर्चों का, दैट इज कॉल्ड फिस्कल बजट। तो गवर्नमेंट अपनी जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है वो बजट के जरिए बनाती है। बजट क्या है? एन एस्टीमेट of next 12 months expected government income, government revenue and expenditure. गवर्नमेंट के रेवेन्यू के कई सोर्सेस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स टैक्स ही होता है। फिर ये टॉपिक दे रहा है बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली बजट में गवर्नमेंट ये बताती है कि हमारे रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, किस सेक्टर पे टैक्स होगा और कितना टैक्स होगा, और हमने खर्चा किस किस सेक्टर पे करना है और कितना कितना करना है। दैट इज बेसिकली फिस्कल बजट। जिस सेक्टर को प्रमोट करना हो उससे गवर्नमेंट टैक्स रिमूव कर देती है या कम कर देती है, जिसको डाउन करना हो उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। जैसे हर साल सिगरेट्स के ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जाता है। तो सिगरेट बिकते तो गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता है इससे? होता है फायदा, गवर्नमेंट ना भी है लोग, क्योंकि दूसरे के हाथ से पैसे निकल भी जाते हैं जेब से, सेहत खराब होने से। गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है आपकी पब्लिक हेल्थ के ऊपर। बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स ये वही है जो हमने कल डिस्कस किया था कि ऑल ऑब्जेक्टिव्स, एक मिनट में आ रहा हूं इधर, ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी कैन बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली। सारे ऑब्जेक्टिव्स को एट ए टाइम हासिल करना पॉसिबल नहीं है। आप ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी को अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर बजट बैलेंस नहीं रहेगा आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट लाजमी खराब होगा आपका, और इन्फ्लेशन भी आएगी, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। देन कम्स टैक्स, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, टैक्सेशन। किसी पर्सन की इनकम का वो पोर्शन जो गवर्नमेंट उससे इकोनॉमी में काम करने के अगेंस्ट ले लेती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली टैक्स। वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई फर्म हो, इवन जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, वो भी टैक्स पे करती हैं। पीआईए, नेशनल बैंक, पाकिस्तान पोस्ट, ये भी टैक्स पे करते हैं। सर नेशनल बैंक और स्टेट बैंक में क्या फ़र्क है? स्टेट बैंक एक ही है पूरे मुल्क के अंदर, इसका काम पब्लिक को डील करना नहीं है, मुल्क की पॉलिसी बनाना है, जबकि नेशनल बैंक एक कमर्शियल बैंक है। ये गवर्नमेंट का नहीं है? गवर्नमेंट का ही है, एमसीबी की तरह, एचबीएल की तरह, समिट बैंक की तरह, इसका काम मुनाफा कमाना है। ये स्टेट बैंक है कहाँ पे? इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है, कराची ब्रांच है इसकी, लाहौर है, पेशावर है और कोयटा है, तो एक नहीं होता और फैसलाबाद है। ब्रांचेज है इसकी, मतलब जिन शहरों में काम ज्यादा है ना फाइनेंस का, वहां पे इनकी ब्रांच मौजूद है उसको डील करने के लिए। इंडिविजुअल जितना मर्जी स्ट्रांग हो उसे डील नहीं करते, चाहे फर्म है चाहे इंडिविजुअल है, ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को डील करते हैं मेनली। अब इनकम का वो पोर्शन जो गवर्नमेंट ले लेती है
इकोनॉमी में काम करने के अगेंस्ट, अपॉर्चुनिटीज के अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन। अब टैक्सेशन के पर्पसेस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं टैक्सेशन के? पहला फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फिस्कल फंक्शन, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू चंद शहरों से मिलता है ज्यादातर। जैसे कराची वाले कहते हैं कि मुल्क का 70% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, कुछ हद तक बात ठीक है, मिलता वहीं से है। गलत इस तरह है, जितनी भी एक्सपोर्ट है कराची जाएगी पोर्ट के जरिए, वहां टैक्स लगना है इसको। अब वो प्रोडक्शन कराची की नहीं है, प्रोडक्शन कहीं और की है, लेकिन टैक्स वहां हो रही है जाके। सो टैक्स बड़े शहरों से कलेक्ट करता है, मेनली कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इन शहरों से। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट यहां से करती है, लगाती पूरे मुल्क के अंदर है। दूसरा एलोकेटिव फंक्शन, जो मुल्क के स्केर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट सबके ऊपर खर्च करती है, चंद लोगों के ऊपर नहीं। जो का बजट बनेगा उसमें गवर्नमेंट तमाम सेक्टर्स को रिलीफ देती है, लोगों को सब्सिडी मिलती है, इसमें फर्म्स को ग्रांट्स वगैरह एलोकेट होती हैं। इसके अलावा आपके तमाम सेक्टर्स को इसमें अकोमोडेट करती है। रिलीफ और सब्सिडी में क्या फर्क है? इसमें रिलीफ और सब्सिडी, रिलीफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सब्सिडी नॉर्मली कैश फॉर्म में गवर्नमेंट शय सस्ती कर देती है। रिलीफ तो ये भी है, जैसे कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5 बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, जो हमारी है ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, कॉटन वगैरह, उनके लिए कि आपको बिजली कोई 6 रुपये सस्ती मिलेगी पर यूनिट। ये रिलीफ है। और सब्सिडी रिलीफ का एक पार्ट होता है सब्सिडी। रिलीफ ये भी हो सकता है आप टैक्स की छूट दे दे कि आपको टैक्स नहीं है, ये भी रिलीफ हो सकता है। गवर्नमेंट फ्री लैंड प्रोवाइड कर दे इंडस्ट्री स्टेट बना के। देन कम्स रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब है गवर्नमेंट इसके जरिए लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल सिगरेट के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया ताकि लोग स्मोकिंग कम करें। लग्जरी कार्स के ऊपर टैक्स लगा दिया ताकि लोग लग्जरी कार्स इंपोर्ट ना करें दूसरे मुल्कों से। एज पर माय नॉलेज 150% टैक्स है लग्जरी कार्स के ऊपर। अगर 40 लाख की गाड़ी है तो 60 लाख टैक्स होगा, आपको 1 करोड़ की पड़ेगी यहाँ की, ताकि लोग ना लें। इंसेंटिव, गवर्नमेंट इसके जरिए लोगों को इंसेंटिव भी देती है, नफा या कह लें फायदा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स कम कर देगी, इनकी जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर टैक्स कम कर देगी ताकि इनकी कॉस्ट कम हो जाए, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें इसके अंदर। गदूर इंडस्ट्रियल स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे ही डेवलप किया, टैक्स उसे टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया कुछ अर्से के लिए, गदूर बड़ी जल्दी बात हो गया सारा। देन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तेरे फंक्शन जब आएंगे पेपर में तो इसको हमने एक्सप्लेन करना नहीं, बस सिर्फ नाम लिखना है। इतने नहीं, 2-3 लाइन बस, जितनी बुक में लिखी। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स असूल, टैक्स लगाने का असूल क्या होगा? अच्छा, आपकी बुक में एक नाम गलत लिखा हुआ है इन्होंने, जो पहला ही कैनन है दैट इज है कैनन ऑफ इक्वालिटी, ये गलत है, कैनन ऑफ इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में बहुत फर्क है। इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर ट्रीट करें। जब आपके मुल्क के लोग बराबर हैं ही नहीं इनकम वाइज, स्टेटस वाइज, तो बराबर क्यों ट्रीट कर रहे हैं उनको? इक्विटी का मतलब होता है लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से डील करना। पुअर के ऊपर कोई टैक्स नहीं, लो इनकम वाले पे थोड़ा टैक्स, हाई इनकम वाले पे ज्यादा टैक्स, बहुत हाई इनकम वाले पे एक हैवी किस्म का टैक्स। दैट इज इक्विटी। लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से डील करना है, ये टैक्स का असूल होता है। दूसरा कैनन ऑफ सर्टेनिटी। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट को श्योर हो कितना रेवेन्यू मिल जाएगा। जैसे इस साल गवर्नमेंट का था मेरे ख्याल से 7200 बिलियन के टैक्सेस आएंगे गवर्नमेंट को, तो नहीं है? हाँ अभी तक अचीव कर रहे हैं अपना टारगेट ये लोग।
इट मीन सर्टेन है कि इतने पैसे तो आ ही जाएंगे। सो ये नहीं होना, क्यों? उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट ने अपने खर्चे प्लान करने होते हैं। तो अगर यही सर्टेन नहीं होगा कि पैसे आने कितने हैं, गवर्नमेंट अपने खर्चे प्लान नहीं कर पाएगी प्रॉपर्ली। सो टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कन्फर्म हो इतना टैक्स लाजमी आ जाएगा। जो बजट बनता है ये टैक्स की वजह से बनता है, जी। तो फिर कर्जा क्यों लेते हैं ये लोग? रेवेन्यू कम होता है और खर्चे ज्यादा होते हैं। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, जिनके ऊपर टैक्स लगा है उनके लिए टैक्स देना आसान होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए कि वो आराम से दे सकें। दैट्स वाई जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर टैक्स की परसेंटेज भी कम है, 1% 2%, और जो हाई इनकम ग्रुप है उस पर जो हाईएस्ट के ऊपर मेरे ख्याल से 20% टैक्स है। तो कन्वीनियंट हो, अदा करना आसान। मेरे ऊपर टैक्स साल में एक दफा बनता है, मैं हर महीने अदा करता हूँ। रीजन क्या है? गवर्नमेंट एकदम टैक्स काटेगी मेरी सैलरी से आखिरी महीने में जाके, मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। सो होता क्या है, जितना टैक्स मेरे जिम्मे बनता है गवर्नमेंट उसका पोर्शन वाइज हर महीने काट लेती है। वो चंद 100 रुपए बनते हैं टोटल, मेरे लिए अदा करना आसान है। देन कैनन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने के ऊपर खर्चा कम से कम हो, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा मिले। क्यों? जब आप टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस बनाएंगे, उन ऑफिस के ऊपर भी कुछ खर्चा होगा आपका, मुलाजमों की सैलरीज, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस, उसके यूटिलिटी बिल्स, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, कोरियर चार्जेस, आईटी इक्विपमेंट, ये सारा कुछ खर्चा होगा। तो टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इसमें कम से कम खर्चा हो गवर्नमेंट का कलेक्ट करने के ऊपर। गवर्नमेंट का चंद अरब का खर्चा होगा टोटल एफपीआर के ऊपर, बाकी सारी कलेक्शन करते हैं। क्यों? मेजॉरिटी जो फाइलिंग है वो ई फाइलिंग है कि अपने टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दें। ई फाइलिंग का फायदा ये है, हजारों लोग एक टाइम बैठे कर सकते हैं और घर बैठे कर दें, आपको बहुत ज्यादा ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर कैनन ऑफ इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। अगर ज्यादा टैक्स चाहिए तो गवर्नमेंट अपना रेट बढ़ा सके या इसको एक्सपेंड कर सके, और अगर टैक्स की जरूरत कम है तो गवर्नमेंट टैक्स का रेट कम कर सके। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कैनन ऑफ सिंपलिसिटी, टैक्स सिस्टम सिंपल होना चाहिए ताकि हर बंदा अपने रिटर्न खुद फाइल कर ले। ये दुनिया के मेजॉरिटी टैक्स सिस्टम्स में नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। टैक्स लॉ इतने डिफिकल्ट है कि लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना नियरली इम्पॉसिबल होता है अपने हाथ से। ज्यादातर लोग टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। बेसिकली अब जो टैक्स स्टेटमेंट फाइल करते हैं ना गवर्नमेंट के, उसे कहते हैं ये टैक्स रिटर्न है। तो टैक्स सिस्टम सिंपल होना चाहिए। देन कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्स किसे कहते हैं? फैला हुआ। टैक्स सिस्टम वसी होना चाहिए, जिसे कहते हैं वसीउल बुनियाद। रेट थोड़ा हो सब पे, मतलब हर बंदे की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से टैक्स ले, लेकिन हर एक से ले ताकि रेट कम से कम हो सके इसका। हमारे यहाँ क्या है कि ज्यादा सैलरीड क्लास और बिजनेसेस ये टैक्स पे करते हैं, फैक्ट्रियों वाले। आपका रिटेल सेक्टर बहुत कम टैक्स पे कर रहा है, हालांकि इनके रेवेन्यूज मिलियंस में। आपकी होटल इंडस्ट्री बहुत कम टैक्स पे कर रही है, बेकिंग इंडस्ट्री बहुत कम टैक्स दे रही है। तो होना सब पे चाहिए, रेट थोड़ा होंगे, तो डाइवर्स हो। फिर फिस्कल एडिक्वेसी, टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो गवर्नमेंट को जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट ना करे। स्लैश डाल के लिख ले प्रोडक्टिविटी। अगर गवर्नमेंट टैक्स का रेट बहुत ज्यादा कर देगी, लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे कि फायदा इन्वेस्ट करने का, मेहनत करने का, अगर मेजॉरिटी पोर्शन गवर्नमेंट ने ले जाए। यूरोप के पास कंट्रीज में टैक्स का रेट 65 पे चला गया था, 65% ये लिमिट से ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था। क्या फायदा मेहनत करने का अगर 2 हिस्से गवर्नमेंट ने ले जाने हैं, 1 हिस्सा हमारे पास बचेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को रैशनलाइज किया कि इतना टैक्स ना करें कि लोग
पैदा करना छोड़ दें, प्रोडक्शन खत्म कर दें। और फिर कैनन ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। मतलब गुर्बत में कमी हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी हो, इन्फ्लेशन कम करनी हो, तो गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल। कैनन ऑफ बेनिफिट, टैक्स उन लोगों पे लगाया जाए जो बेनिफिट ले रहे हैं किसी चीज का। ये हर टैक्स पे अप्लाई नहीं होता, बास टैक्सेस पे होता है अप्लाई। जैसे टॉल टैक्स उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो कोई मखसूस रोड इस्तेमाल करेंगे, जो उस रोड को इस्तेमाल नहीं करेगा उनसे टैक्स नहीं दिया जाएगा। यानी उन लोगों से टैक्स लें जो बेनिफिट ज़्यादा ले रहे हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्री से भी इसीलिए टैक्स ज़्यादा लेती है कि आपका मेजॉरिटी बेनिफिट इंडस्ट्री देती है गवर्नमेंट से। हमारे मुल्क में पानी का बड़ा यूज़र कौन है? इंडस्ट्री। बिजली का बड़ा यूज़र इंडस्ट्री। पूरे मोहल्ले की बिजली होती है जो एक फैक्ट्री कंज्यूम कर लेती है, 1 मेगावाट 2 मेगावाट। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कैनन्स हैं टैक्सेशन के। देन कम्स काइंड्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस की काइंड्स क्या क्या है, कौन कौन सी किस्में हैं टैक्स की? पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स। टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे मेरे से 4 लाख तक की इनकम पे पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख है ना पर ईयर। अच्छा, यानी कि महीने की 33,000 सैलरी है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से लेके मेरे ख्याल से 8 लाख तक की एक स्लैब है, इस पे टैक्स का रेट 1 या 2% है टोटल। इससे ऊपर जाएंगे टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा और मेरे ख्याल से जिसकी इनकम 5 करोड़ रुपए सालाना से ऊपर है ना, उसके ऊपर 20% टैक्स है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके एग्जांपल इनकम टैक्स। रेट क्यों बढ़ाते रहते हैं? आप ज्यादा कमा रहे ज्यादा दे, एक्विटी हैसियत के हिसाब से ट्रीट कर। आप ज्यादा दे सकते हैं दे। नहीं, जब परसेंटेज के हिसाब से सर लेना है। हाँ तो अगर वही ना, एक्विटी है ना, जिसके पास कम इनकम है उससे कम परसेंटेज ले, जिसकी ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा परसेंटेज ले। देख तेरे पास 100 रुपए हैं, उस पर 5% लगता है, 5 रुपए देगा। सर की 1000 रुपए से 5% लेगा तो सर उसको 50 रुपए देंगे। 50 होंगे लेकिन मेरे लिए 50 ज्यादा नहीं है, तो होगा क्या, मुझ पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेगी, रेट ज्यादा कर देगी। देन कम्स प्रोपोर्शनेट टैक्स। टैक्स रेट remains same for each income level। आपकी इनकम थोड़ी है या ज्यादा है, टैक्स का रेट सेम रहेगा। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा होता है? जो फर्म्स के ऊपर लगता है, इनके प्रॉफिट के ऊपर। लार्ज फर्म्स के लिए 33%, 1 करोड़ कमाया उसका 33 दे दें, 1 अरब कमाया उसका 33 दे दें। जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर 25% है और जो स्मॉल फर्म्स हैं उन पे 20%। ये कैसे पता चलता है कि वो लार्ज है या स्मॉल? एफबीआर ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज के, एम्प्लॉइज की तादाद के हिसाब से, कैपिटल के लिहाज से और सेल्स के लिहाज से। तो जिस कैटेगरी में आएंगे उसके हिसाब से टैक्स देंगे। सर अगर बंदा मतलब अपने हिसाब से छुपा के टैक्स अगर कम दे तो ये हराम होगा पैसा जो वो कहेगा? बाज़ उलमा कहते हैं हराम है, बाज़ कहते हैं हराम नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स ले ही नहीं सकती आपसे। ज़कात देते हैं तो ज़कात दे दे तो टैक्स बनता ही नहीं गवर्नमेंट को देना।
तो दो डिफरेंट व्यूज हैं। डू यू नो एक सऊदी अरब का फतवा था इशारा तोड़ना हराम है, ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट क्रॉस करना हराम है। और बड़ी लॉजिकल बात है, आप इशारा क्रॉस कर रहे हैं, एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं, शोर भी हराम। Then comes regressive tax system. Regressive tax. Tax rate decreases as income increases. अमीर के ऊपर इसका रेट कम होगा, गरीब के ऊपर ज्यादा होगा। इसकी एग्जाम्पल सेल्स टैक्स। उधर रेट बढ़ता जाएगा साथ साथ, थोड़ी इनकम पे 2%, ज्यादा इनकम पे 5%, फिर 10%, 15% और फिर 20%। इधर फर्म के ऊपर 33 है ना, सब पे 33 लगेगा। ये फर्म के लिए होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। ये सेल टैक्स जो है ये अगर किसी ये रिग्रेसिव होता है। कैसे? लेट्स से एक गार्ड है और एक किसी फर्म का डायरेक्टर है। गार्ड की इनकम है 20,000 पर मंथ, डायरेक्टर की इनकम है लेट्स से 500,000 पर मंथ। दोनों ने कोई आइटम बाय की, कुकिंग ऑयल बाय किया है, टैक्स दिया 150 का, इसने भी कुकिंग ऑयल पे टैक्स दिया 150 का। इसकी इनकम का कितने परसेंट बनता है? बल्कि 200 लगा लें, आसान बन जाएगा ना, 200 1%। इसकी इनकम का बना 1% टैक्स, 200 का, 20,000 का 200, और 205 लाख कितने परसेंट बनेगा? शायद 0.05%। तो क्या है बेसिकली, पुअर के ऊपर रेट ज्यादा है, रिच के ऊपर रेट कम है, क्योंकि अमाउंट सेम है, इनकम को देखे बगैर। जिस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मोबाइल कार्ड से टैक्स क्यों काट रहे हैं, कि आप रेडी वाले से किस तरह टैक्स ले सकते हैं, और गवर्नमेंट ने कहा था पूरा बैलेंस दें। तो ये है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स। जब हम लोड कराते हैं तो उससे टैक्स कटता है, गवर्नमेंट के पास कैसे जाता है वो? गवर्नमेंट इसे हिसाब लेती है हर महीने का, कितना कटना है टैक्स आपका, पैसे देती। मैं देख के हैरान रह गया था, खाली बॉबी लिंक ने 350 अरब का टैक्स काटा था लोगों का, डिडक्ट किया था। मैं हैरान था इनके रेवेन्यूज कितने हैं बॉबी लिंक में आके। तो ये इसके कुछ काइंड्स है टैक्सेशन की। अब ये तो थी रेट के लिहाज से, एक होता है बर्डन के लिहाज से, टैक्स की किस्में कौन कौन सी हैं। ये टैक्स की काइंड्स थी परसेंटेज के लिहाज से, एक है टैक्स की काइंड्स बर्डन के हिसाब से, काइंड्स ऑफ टैक्सेस। ये थी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज या रेट, ये है विद रिस्पेक्ट टू बर्डन। क्या ये इको है ना? इको है ना ये? हाँ, इको है। लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स का फायदा क्या है, बेसिकली ये हर चीज में है। बिजनेस तकरीब बहुत लोग चला लेते हैं, ये किसी किसी से चलती है इकोनॉमी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देख लो, इकोनॉमी नहीं चल रही इनसे। हालांकि कहते असद उमर बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एंग्रो का सीईओ था ये, और एंग्रो बड़ी सुपर प्रॉफिट पे जा रही थी। एंग्रो फूड्स इसी का वेंचर था, लेकिन मुल्क नहीं चला इससे, कर गया ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। इसाक डार चार्टर्ड अकाउंटेंट था, चला गया था वो भी, लेकिन ये कि उस तरह से नहीं। इससे बेहतर वो था सरताज अजीज, वो पीएमएलएन के था, वो ज्यादा बेहतर साबित हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर एज कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक है डायरेक्ट टैक्सेस,
दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड बर्डन ऑन सेम पार्टी, जिस पे लगेगा वही देगा। इंसिडेंस का मतलब है लगा किस पे है टैक्स, बर्डन दिया किसने है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगेगा बोझ भी उसी पे ही होगा, वही अपनी जेब से देगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जाम्पल। वेल्थ टैक्स वो भी इसी की एग्जाम्पल। फायदा क्या है? अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस लगा किस पे है, बर्डन दिया किसने है। इंसिडेंस एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पार्टीज, लगेगा एक पार्टी पे, पार्टी आगे ट्रांसफर कर देगी इसका बर्डन। सेल टैक्स देखा है, लिखा होता है डील की प्राइस इतने पैसे प्लस टैक्स, टैक्स लगा फर्म पे है, वो आगे कस्टमर को ट्रांसफर कर रही है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल सेल्स टैक्स, इंपोर्ट टैक्सेस, सारे के सारे इसमें आते हैं। गवर्नमेंट ने आईटी इक्विपमेंट पे टैक्स बढ़ाया, मोबाइल फोन महंगे हो गए। रीजन करते क्या हैं आपके जो इंपोर्टर्स हैं, टैक्स ट्रांसफर कर देते हैं आगे कस्टमर के ऊपर। शादी हाल पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कि पर जो होती है आपकी क्या कहते हैं इसको, पर सेरेमनी 20,000 का टैक्स होगा। उन्होंने क्या किया, रेट बढ़ा दिया। अच्छा मजे की बात है, हर इंडस्ट्री कहती है हमें छोड़ दो, हम पे टैक्स ना लगाए, तो फिर लगाए किस? शादी पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? शादी हाल पे अलग है बंदे, आप लाखों रुपए दे रहे हैं शादी हाल को, तो दे 20,000 गवर्नमेंट को। यहाँ हिसाब ऐसे हैं कि लोग प्रॉपर कोई 10 लाख का जुड़ा बनाते हैं टैक्स शादी का, एक दिन पहनने के लिए, ठीक है गवर्नमेंट को ही पे करें। खैर डायरेक्ट टैक्सेस के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदा? सर ये जो सुनने में आया था कि कफन पे भी टैक्स लग गया था। कफन पे वाला टैक्स है शुरू से, कपड़े पे टैक्स है तो कपड़े पे टैक्स, लट्ठा ही होता है ना, सूट बनवा ले कफन बना ले, एक ही चीज जी। डायरेक्ट टैक्स मेरे पे लगेगा, इनकम टैक्स है, मेरी इनकम पे टैक्स है, हर महीने मेरी सैलरी से डिडक्ट होता है, मुझ पे लगा था मैंने दिया। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने फर्म पे टैक्स लगाया कि आप कोक बेचेंगे ना, कोक वालों सर कोक बेचेंगे तो पर बॉटल 20 रुपए गवर्नमेंट को देंगे। कोक ने कहा मेरी 80 की बॉटल है, 20 ऐड की है, कस्टमर 100 रुपए देगा। देखिए कब लिखा था ऊपर, रिटेल प्राइस इतनी प्लस टैक्स कंज्यूमर प्राइस। फर्म अपने पैसे अलग रखती है और उसके ऊपर टैक्स ऐड कर लेती है कि इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है। बेनिफिट्स, डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगेगा वही देगा। बेनिफिट इक्विटेबल, ये इक्विटी के असूल के मुताबिक है, ये सिर्फ रिस्क से लिया जाएगा, पुअर से ना लगेगा ना वो देगा। दूसरा फ्लेक्सिबल, अमीरों पे लगा है ना, पता है कल को अगर बढ़ाना पड़ा रेट इंक्रीज करके टैक्स बढ़ा लें अपना, तो ये सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है। तीसरा सर्टेनिटी, काफी हद तक श्योर होता है कि ये टैक्स कितना कलेक्ट होगा। वजह क्या है, गवर्नमेंट को पिछले साल टैक्स आया था लेट्स से 6500 अरब का, 6500 बिलियन का। इस साल गवर्नमेंट को नजर आ रहा है लोगों की इनकम बढ़ रही है, फर्म्स की इनकम बढ़ रही है, इट मीन इस साल टैक्स 65 से ज्यादा ही होगा। तो काफी हद तक सर्टेनिटी होती है कितना टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। सर अगर इनकम बढ़ती है फर्म वगैरह की, तो हमारी इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं होती? लोग टैक्स नहीं देते, छुपाते हैं टैक्स। फिर जो पब्लिक फंड्स हैं उनमें से हिस्सा बहुत जाता है इधर उधर। सर अब एक फर्म में ना
इस साल 1000 रुपये टैक्स दिया है, तो गवर्नमेंट को पता नहीं होना चाहिए कि अगले साल वो 1000 से ज़्यादा ही देगी, कि इनकम तो बढ़ेगी। गवर्नमेंट बेसिकली कहती है कि अपना ऑडिट कराए, ऑडिट। अब ऑडिटर को ये लोग पैसे देते हैं अपने वो कम शो करने के लिए प्रॉफिट्स। आपको अभी सिखाई जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, फिर इनको मैनिपुलेट करना ही बात चीजें सिखाते हैं आपको, हाउ टू मैनिपुलेट देम बेसिकली। वो पार्ट है इसका स्टडी का कि किस तरह से मैनिपुलेशन होती है इनकी, ताकि आप उस चीज से अवेयर हो। पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स? नहीं है, बस आने लगे Statements पढ़े। कौन सी? SFP, ये फाइनल अकाउंट्स ही है। इनकम स्टेटमेंट, हाँ वही फाइनल अकाउंट बेसिकली। तो प्रॉफिट कम करने के कई तरीके होते हैं, हाँ, कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, हायर में वो हायर लेवल पे जाकर पड़ेंगे। सो सर्टेनिटी, फिर 8:30 बजे। नहीं 2 जी बजे मैसेज इक्विटेबल आ गया था कि हैसियत के हिसाब से लगाती है, तो ये नहीं आया, कहते लो कॉस्ट ऑफ देखने से कलेक्शन। पता लग जाएगा। इस टैक्स की कलेक्शन कॉस्ट कम है, क्यों? जिस बंदे ने एक साल रिटर्न जमा करवाई है ना, अगले साल उसकी इनकम चाहे जीरो ही क्यों ना हो, रिटर्न लाजमी फाइल करवाएगा, बाय लॉ मैंडेटरी है आपके लिए। सो है क्या, हर बंदा खुद ही फिक्र से अपनी जमा कराएगा रिटर्न, तो गवर्नमेंट को पीछे पीछे नहीं करना पड़ेगा, टैक्स दे दो, हर बंदे के लिए लाजमी है। ये फायदे गवर्नमेंट के हैं या आवाम के हैं? गवर्नमेंट के लिए इसके लिए फायदा है। अवाम किसी भी मुल्क की हो पसंद नहीं करते इसको जी। फ्लेक्सिबल अमीरों पे लगा है ना, तो गवर्नमेंट का जब दिल चाहेगा रेट बढ़ा लेंगे, पता है रिचर दे देंगे। मोबाइल बाहर निकाल के रख लो। वो रिटर्न फाइल जमा ना करवाए तो फिर क्या? 40,000 जुर्माना है, प्लस रिटर्न तो फिर भी फाइल करवानी पड़ेगी। उनको फिर आपको वो नोटिस भेजेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे तो इवन अरेस्ट करने का भी इख्तियार है, पुलिस को यूज करके। Then comes इसके disadvantages। सबसे पहला अनपॉपुलर, पूरी दुनिया में टैक्स हेवन्स मौजूद हैं जहां लोग अपना पैसा छुपाते हैं। स्विस बैंक्स हो गए, पनामा, जहां लोगों ने अपनी कंपनियां रजिस्टर करवाई, इसीलिए थी ना कि लोग चाहते हैं टैक्स ना देना पड़े। सो अनपॉपुलर है। ये स्विस बैंक क्या होता है? स्विट्जरलैंड के बैंक्स थे, इनकी ये खासियत थी, ये अपने अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देते थे। जुर्माना बर्दाश्त कर लेंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इधर हमारा पाकिस्तानी था जो बाहर भाग गया, उसका ब्लैकबेरी इनके पास था। इन्होंने बहुत कहा ब्लैकबेरी कंपनी को कि इसका फोन डिकोड कर दे, ब्लैकबेरी फोन डिकोड नहीं करती, हमारी पॉलिसी है। ब्लैकबेरी की खासियत थी, आप एक लिमिट से ज्यादा गलत पासवर्ड देंगे वो सारी मेमोरी अपने आप अरेज हो जाएगी, डाटा कंपनी को चला जाएगा, मेमोरी अरेज। इन्होंने कहा कि फोन डिकोड कर रही, हमारी पॉलिसी नहीं है। इन्होंने उसकी कोर्ट से कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उनका हम जुर्माना दे देंगे, पॉलिसी नहीं, डाटा नहीं देंगे। जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा था कि तमाम कंपनीज के चार्जर एक जैसे होंगे, कि हर साल हजारों टन चार्जर आया होते हैं, कचरा कम हो इनका, वरना जुर्माना होगा। एप्पल का हम जुर्माना दे लेंगे, चार्जर सेम नहीं करना, हमारा चार्जर अलग रहेगा। बाकी सब कंपनीज का चार्जर सेम है, एप्पल का अलग है, आईफोन का चार्जर अभी भी अलग है सबसे बाकी अलग अलग है ना, आगे वाली पिन सेम है, डाटा की जो आगे डाटा की वाला सेम है सबकी, एप्पल की अलग है। तो अनपॉपुलर है ये। फिर पॉसिबल टू अवेड, अवेड का मतलब होता है बच जाना। बेसिकली जो टैक्स पढ़ाया जाता है, टैक्स लॉयर्स जो होते हैं, ये टैक्स के लूप होल्स तलाश करते हैं, खामियां, कि जिनको बुनियाद बना के आप बच सके टैक्स देने से, आपके ऊपर टैक्स का रेट कम आए। तो इससे बचना मुमकिन है कानून का सहारा लेके। तीसरा, डिस्करेज सेविंग्स, डिस्करेजेस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों को डिस्करेज करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि यूरोप में टैक्स का रेट बहुत ज्यादा हो गया था, लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था कि फायदा ही नहीं है इन्वेस्ट करने का, रहने लो कॉस्ट ऑफ रेजिडेंस। जिस बंदे ने एक बार टैक्स फाइल कर दिया ना रिटर्न, अगले साल उसके लिए लाजमी है टैक्स रिटर्न फाइल करना। मतलब मेरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को बताऊं मेरे जिम्मे कितना टैक्स बनता है, ना कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मुझसे पूछे आगे।
मैं नहीं बताता, एक लिमिट तक डेट होती है गवर्नमेंट की, आई थिंक 30 सितंबर होती है हर साल। तो 30 सितंबर के बाद अगर गवर्नमेंट मुझे नोटिस देकर बुलाती है तो 40,000 का फाइन तो डायरेक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर, प्लस फिर उनके ऊपर गवर्नमेंट सख्ती भी करती है कि सिम्टम की चेकिंग भी होती है उनकी जमा कराई स्टेटमेंट की कि प्रूफ भी करें इसको, जो आपने स्टेटमेंट दी है इसे प्रूफ भी करें विद एविडेंस। सर जिस सर आप अकाउंटिंग में सर कहते हैं कि फाइनल अकाउंट का 20 नंबर का सवाल आता है, इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे 10 नंबर का मैक्सिमम। बेनिफिट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहला लेस इजी टू इवेड, इससे बचना इतना आसान नहीं है। शेयर खरीदेंगे तो जाहिर बात है साथ ही अदा करना पड़ेगा, तो आप बच नहीं सकते इससे, ये टैक्स हर सूरत अदा करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, कैन चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड, इसके जरिए गवर्नमेंट लोगों की डिमांड हैबिट्स को चेंज करती है। जैसे लग्जरीज है, लग्जरी कार्स 150% टैक्स है, बहुत कम लोग खरीदते हैं। इंपोर्टेड चॉकलेट्स के ऊपर हैवी टैक्स है, इंपोर्टेड फ्रूट्स के ऊपर टैक्स है, मेकअप के ऊपर टैक्स है। वजह क्या है? हमारे अपने मुल्क में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, आप लोकल चीज़ें यूज़ करें। इंपोर्टेड फिटिंग्स के ऊपर टैक्सेस हैं, सैनिटरी फिटिंग्स, वुडन फिटिंग्स, इन चीज़ों के ऊपर। तो ये डिमांड पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। कैन करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज, पढ़ा था ना एक्सटर्नैलिटीज, यस सर, वो असर जो आपके ऊपर हो रहा है जिसके जिम्मेदार आप नहीं है। स्मोकर वाला, स्मोकिंग करने वाला बंदा डिस्टर्ब करता है सबको, स्मोकिंग के ऊपर हैवी टैक्स। सर तो वो खत्म क्यों नहीं करती उन्होंने? एक तो इंडस्ट्रीज बहुत पुरानी लगी हुई है, ये जीतते हैं सारे। दूसरा सीधी बात है, गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू देते हैं हर साल। मुल्क के हैवीएस्ट टैक्स पेयर्स में से एक आपकी मोबाइल, ये आपकी सिगरेट इंडस्ट्री। सर भंग अलाउ कर दिया ना पाकिस्तान में, भंग हाँ। का, तो भंग से बांग पैसा आइडिया आएगा, allowed थी। तो वो हराम नहीं होगा। ये उस नशे में बाद लोग कहते हैं कि नहीं आती। सर शराब भी तो बनती है पाकिस्तान शराब और चीज है, हाँ भंग से बनती है तो हराम हाँ, है। बंग से कहाँ बनती है? शराब हर शय से बनती है। में। सर उसमें बैन क्यों नहीं है? सॉरी, शराब पे बैन, शराब पे लीगली बैन है, इलीगली तो सारे काम ही हो रहे हैं। सर मरी बुरी में बनती है। मरी ब्रूरी बस लाइसेंस है पाकिस्तान बनने से पहले। बाज़ दारों को गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी है कि आप नॉन मुस्लिम्स को सेल करेंगे, सिर्फ सेल पॉइंट नॉन मुस्लिम्स के लिए होगा। उधर से फिर हमारे लोकल भी पीते हैं, मुसलमान ज़्यादा पीते हैं बल्कि नॉन मुस्लिम तो बेचारे ज़्यादातर हैं ही गरीब, उन्होंने कहाँ से पीनी शराब, इसलिए महंगी शराब ले गए। जैसे कोई हमारे कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ था, एक हिंदू रुकन का कहना था कि हमारे नाम पे ना इजाज़त लो शराब की, कि हम हमारे मजहब में भी अलाउड नहीं है। इस बार सुप्रीम कोर्ट का केस भी चला था, उन्होंने कहा था इनकी मजहबी किताबें लेके ईसाइयों को कहाँ अलाउड है शराब पीना। और हैरानी की बात है, ईसाई और हिंदू मेंबर असम्बली कह रहे थे कि लगा दो पाबंदी, टोटली बैन कर दो। हमारे मुस्लिम कहा नहीं जी, नहीं लगानी। ये हो चुका असम्बली के अंदर, उन्होंने बिल ही पेश नहीं होने दिया, क्योंकि किसी भी रिलीजन में नहीं है। सो स्मोकिंग से नुकसान होता है, गवर्नमेंट हैवी टैक्स लेती है। फिर लास्ट, अलाउज पीपल डायरेक्ट चॉइस, लोगों के पास चॉइस है, टैक्स ज्यादा देना है कि कम देना है। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, सस्ती गाड़ी ले लें, अगर टैक्स थोड़ा देने का मूड है सस्ती गाड़ी ले लें, मेहरान ले लें या कर्टस ले लें या आल्टो ले लें। और अगर आप महंगी गाड़ी खरीदेंगे तो सीधी बात टैक्स भी ज़्यादा देंगे। सो चॉइस है आपके पास, जिस लेवल की शय लेंगे उसी हिसाब से टैक्स भी देंगे। ये डायरेक्ट टैक्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर चॉइस है ना आपके पास। हाँ